हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग विद अभिषेक नार। माई सेल्फ अभिषेक नार। आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं केदारनाथ। और हम में मेरा कहने का मतलब है, मैं और मेरे दो दोस्त जिम के, तो हम केदारनाथ जाने वाले हैं। तो गाइस, केदारनाथ जाना मेरा बहुत टाइम से एक ड्रीम था और मेरे ख्याल से आप लोगों का भी ड्रीम होगा, क्योंकि जो जो महादेव को मानते हैं उनका हर किसी का एक ड्रीम होता है कि हम केदारनाथ जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल ट्रैक करके जाने वाला हूँ इसमें। और आज जो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ, ये जो वीडियो बनाने का, वो बज रहे 2:30 बज रहे रात के। और ये रात के मतलब कल फ्राइडे ख़त्म हो गया 9 मई। कल फ्राइडे ख़त्म हो गया, ये 10 मई है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से अपना दिल्ली दिलशा गार्डन से। ठीक है, हम जल्दी इसलिए निकल रहे हैं ताकि हम ऋषिकेश का जाम वाम सारा ख़त्म कर दें। फिर ऋषिकेश का तो आपको सबको पता ही है, केदारनाथ के लिए सारा पहाड़ है। तो रास्ते में जितने प्यारे प्यारे व्यूज़ आएंगे मैं सारे आपको दिखाऊंगा। क्या मेरी कॉस्ट लगी, क्या मेरी डिटेल्स है, मैं कहाँ रुकता हूँ, क्या करता हूँ, पार्किंग कॉस्ट क्या है, मैं सारी आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। ये 9th ये 10 मई 2025 की वीडियो है और ये लेटेस्ट वीडियो है जिसमें मैं अब जाने लगा हूँ। मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ 3XO, क्योंकि गाइज मेरी 3XO का ये सीन है कि वो जो बंदा है जो मेरे साथ जा रहा है, मेरे जिम के दोस्त है, वो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है पहाड़ में। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस पहाड़ में चलाने का थोड़ा सा कम है, तो उसने बोला कि भाई मैं लेके जाऊँगा। तो उसका 2020 मॉडल है। तो मैंने ठीक है भाई, तो अब हम जाने वाले हैं अपने दोस्त की 2020 की नेक्सॉन में। क्या पेट्रोल कॉस्ट आती है, ओवरऑल सारा आपको मैं इसमें बताता हूँ। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सारा ये ब्लॉग हम शुरू करते हैं आज। ठीक है, आ जाइए। गाइस, ये आ गई थी नेक्सॉन कार मेरे दोस्त की। फिर हम चल दिए अपने ट्रिप के लिए। तो रात को एक्चुअली आपको पता ही है सारा वॉर है, तो वॉर की सिचुएशन थी। तो घर वालों ने मना भी कर रखा था। और आज का जो टाइम है आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था अभी ये 2:30 बज रहे थे। तो 3 बज चुके थे अब तक, जब तक हम निकल चुके थे। और उसमें हमारा ये है कि अभी ये फ्राइडे ख़त्म हो गया था, सैटरडे को सुबह का टाइम था, ताकि हमारा ये टारगेट था कि यार जल्दी जल्दी रोड क्लियर हो और हम ये ऋषिकेश वाला जाम को कंप्लीट कर दें, क्योंकि ऋषिकेश एक मेन स्पॉट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ऋषिकेश को हमें जैसे तैसे सब वो कंप्लीट करना था, क्योंकि ऋषिकेश को पार करने के बाद सारे पहाड़ पहाड़ ये जहाँ पे देवप्रयाग और सोमप्रयाग वगैरह आएगा। तो ये हमारा पहला टोल इसमें कटा था। मैं टोल प्राइस आपको सारा बता दूंगा ओवरऑल कि हमारे अप डाउन का टोल कितना आया था। ठीक है, टोल हम कटवाने के बाद रोड में भी काफ़ी कोई भीड़ वगैरह नहीं थी, आप देख सकते हो। ठीक है, और हम उसके बाद अपना चल दिए, क्योंकि यार आजकल मैंने यही भी देखा है कि गाइस इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग है ना, केदारनाथ में एकदम रश है ये इंस्टाग्राम। इवन मैं बता रहा हूँ, आज जब मैं ये इसको वीडियो जब मैंने इसमें वॉइस ओवर वगैरह दे रहा हूँ, तब भी मेरे को इतना दिखा रहे थे कि उसमें कि यार बहुत ज़्यादा रश है, जबकि उस टाइम पे कोई भी रश नहीं था जब हम गए थे। और अब इसमें क्या है कि जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता देखो गाइस कितना क्लियर रास्ता, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और आराम से हम चला रहे थे। जो मेरा दोस्त है वो ड्राइव कर रहा था, मैं उसके साथ बैठा था और हम 3 जने जा रहे थे। फिर हमने ना बीच में एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए कहीं पे भी हमने अभी रोका नहीं था। हमारा प्लान ये था कि एक बार हरिद्वार क्रॉस हो जाए, तो हरिद्वार क्रॉस करने के बाद ही हम ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि सुबह के टाइम पे यार एक्चुअली ना थोड़ा सा भूख सी भी नहीं लग रही थी। तो हम ये था कि 2 ढाई पौने 3 बजे निकले थे, तो सुबह के 5 बजने वाले थे। तो सुबह भी होना शुरू हो चुकी थी। अगर आप देख सक रहे होंगे तो सुबह भी होना शुरू हो चुकी थी। तो हमें कोई अभी ढाबा वगैरह मिला नहीं था। तो उसके आगे जब जाते ना तो रूट पे कोई ढाबा नहीं था। अब तो मॉर्निंग हो चुकी थी, सुबह के बज चुके थे 5:11। अब हमने हरिद्वार लमसम लमसम टच करने वाले थे। ठीक है, और अब थोड़ा सा भूख लगने वाला सीन हो चुका था कि चल यार भूख लग गई है, रोक ले, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हम जल्द से जल्द अपना अपना वहाँ पे पहुँचे और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। कि क्या सिचुएशन है, हमें कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ पे पार्किंग में क्या सिचुएशन है। बस हम चलते जा रहे थे। फिर 5:30 बजने के बाद जो हमारा ये आखिरी टोल कटा है यहाँ पे, तो टोल कटने के बाद हम सीधा इसके बाद का जो व्यू आएगा वो सारा आपको हरिद्वार का ही दिखेगा। तो हमने यहाँ पे भी टोल काट दिया था, तो टोल का मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। गाइज ये हरिद्वार आ गया, ये आपको गंगा हर की पौड़ी का आपको दिख रहा होगा। हर की पौड़ी के हमने दर्शन कर लिए थे। हमारा प्लान था हर की पौड़ी में डुबकी लगाने का, लेकिन हर की पौड़ी तो यार देखो दिल्ली वालों के लिए बहुत ईजी होता है, कभी भी चले आते हैं। ठीक है, हम दिलशाद गार्डन की तरफ से निकले थे और घर से हमारा 480 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था। हर की पौड़ी हमने क्लियर कर चुके थे। और वहाँ से निकलने के बाद हमने ये हर की पौड़ी का पूरा आप देखो। हाँ, इसमें शिव जी की ये सबसे प्रतिमा है, ये सबसे बड़ी, जो आपने देखा होगा कि काफ़ी फेमस भी है। और इसे इसी को ही हम हरिद्वार के रखते। तो गाइज हमने फिर एक ब्रेक लिया, तो ब्रेक के लिए हम इसी ढाबे में रुक गए थे। मैं पहले भी ऋषिकेश गया था तो इस ढाबे में गया था।
गाइस मतलब ये ढाबा मैं आपको रेकमेंड तो करूँगा नहीं, क्योंकि इसका पराठा बहुत ही गंदा पराठा था। मतलब गंदा इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा उसमें मसाले वगैरह थे। तो ब्रेकफास्ट में हमने सिर्फ बहुत कम कम खाया था। कम खा के ही हमने सीधा आगे निकल गए थे। फिर आगे निकलने के बाद गाइस जैसे आप ये पार कर लोगे ना, उसके बाद ऋषिकेश आएगा। तो ऋषिकेश पार करने के बाद ही ना बहुत सुंदर सुंदर व्यू आएंगे। तो हमने सोचा था कि चले यार, अब जितना खा लिया खा लिया, अब जो करेंगे सीधा खाना जो हम खाएंगे वो खाएंगे देवप्रयाग में खाएंगे। क्योंकि मेरा जो दोस्त जो हमारे साथ गया होता, यश, उसने पहले भी केदारनाथ गया था। तो उसने कहा था कि एक रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद खाना। क्योंकि यार गाइस खाना ना बहुत स्वाद होना चाहिए, तभी उसमें जाना होता है। कि उसमें थोड़ा खा के भी सही लगता है कि हाँ भाई बढ़िया खाना है। तो गाइज हम इसके आगे चलते गए। गाइज जो व्यू आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल है, और पहाड़ों में जाना, ठीक है। एज सच कोई ट्रैफिक थी भी नहीं। और दूसरा मैं अगर आपको बोलूँ कि इसकी ड्राइव का, तो मैं कहूँगा कि जिसको भी ड्राइविंग 1 डेढ़ साल आती है ना, वो इधर के पहाड़ में ड्राइविंग कर लेगा। क्योंकि मुझे ये था कि आगे और भी मुश्किल पहाड़ होंगे जहाँ पे रास्ता बहुत मुश्किल होगा निकलने का। जैसे अपने हिमाचल में जीबी देखा होगा, तो जीबी में बहुत मुश्किल रास्ता है। तो लेकिन इसका पूरा रोड ना भाई बहुत क्लियर बन रखी है। तो मतलब जो एक नया कोई होगा ना, जिसको जिन्हें नई नई ड्राइविंग भी सीखी होगी, तो वो भी आराम से चला देगा। तो गाइस बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, ठीक है। आप व्यू को आप देखना, रोड वोड मैं आपको एक्चुअली, मैं कोई भी वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आपको सारा व्यू एक्स्ट्रा होता रहे और सारी इन्फॉर्मेशन मैं साथ के साथ केदारनाथ के रिलेटेड मैं शेयर करता रहूँगा। गाइस बैग की अगर बात करें, अब आप व्यू देखते रहना, मैं आपको केदारनाथ की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मेन में। बैग की बात करें तो मैंने 2 बैग लिए थे। एक मेरे पास ट्रैकिंग बैग था, एक नॉर्मल बैग था, ठीक है। नॉर्मल बैग और ट्रैकिंग बैग लेने का मेरा एक रीज़न ये था कि वहाँ पे सारा कुछ पैकिंग वगैरह करना, बस यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग गया था गाइस। क्योंकि एक ट्रक पलट गया था, उसकी वजह से जाम था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। और मेरा 2 बैग लेने की बात हमारी बैग की चल रही थी। तो हम मेरा 2 बैग लेने का मेन रीज़न ये था कि बैग का सीन ये था कि ट्रैकिंग वाला बैग मैं ट्रैक पे लेके जाऊँगा। दूसरा बैग मैंने ट्रॉली बैग लेके कोई भी मत जाना केदारनाथ में, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। क्योंकि आपको सोनप्रयाग में गाड़ी लगाने के बाद थोड़ा आगे से वो टैक्सी वैक्सी लेना होता है। तो बैग वैग टैक्सी के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा बारिश रहती है, ठीक है। केदारनाथ में बारिश रहती। तो यार मेरे को सबने कहा था कि केदारनाथ में बारिश होती, मैंने ब्लॉग्स वगैरह देखे थे, लेकिन मैं तब भी कोई रेनकोट वगैरह अपने साथ लेके नहीं गया था। क्योंकि यार देखो, हम नॉर्मल डेज में तो कोई रेनकोट यूज़ करता नहीं, स्कूल टाइम में ही रेनकोट यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन तब भी हम चलती है। तो उसके बाद काफ़ी सुंदर व्यू आ रहे थे, ठीक है। अगर आप व्यू की बात करेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे थे। अपना चलते गए हम आगे पहाड़ में। और ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें यहाँ पे अपना जो भी पहाड़ वहाड़ था, रोड एकदम क्लियर थी, आगे बढ़ते गए। और गाइस बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़, और पहाड़ के में ना कुछ फेसेस थे जो मेरे को ही दिखे हैं। अगर आपको भी वीडियो में दिखे कोई फेसेस, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि हाँ मुझे कोई फेसेस दिखे। केदारनाथ की रजिस्ट्रेशन हमने पहले ही करवा ली थी, ठीक है। केदारनाथ जाने से पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना। रजिस्ट्रेशन हमने पहले करवा ली थी, और उसका प्रिंट आउट मैं पहले ही निकाल के ले आया था। तो जो भी आप जा रहे हो, मेरे भाई बंधु जो भी जा रहे हैं, तो आप यार प्लीज़ रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा के ही जाना। रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारे को ना बहुत ज़्यादा लोगों ने ये भी बोला था कि दर्शन के लिए टोकन होता है, बहुत ये होता है। वो सब मैं आपको आगे क्लियर करूँगा कि आपको दर्शन टोकन ये सब केदारनाथ के लिए आपको ईजी नहीं। जो भाई लोग पहली बार जा रहे हैं और इस सीज़न में पहली बार जा रहे हैं, या लाइफ में पहली बार जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी, ठीक है। वहाँ पे हमने वहाँ यहाँ से ना दिल्ली से कुछ भी बुकिंग नहीं करी थी यार। क्योंकि बुकिंग करने के लिए 2 4 जगह फ़ोन करा था, तो दिक्कत है। ये गाइज हम पहुँच गए देवप्रयाग। और देवप्रयाग में आपको पता ही है भागीरथ और अलकनंदा का जो संगम होता है, तो इसे देवप्रयाग संगम संगम कहते हैं। तो उसी से ही गंगा बनती है, तो इसे कहते हैं बर्थ ऑफ गंगा भी कहते हैं। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों का संगम वहीं से पास में था। हम उधर नीचे उतर गए थे, थोड़ा सा बस उधर का जल वगैरह हमने ले लिया था, और थोड़ा सा। हाँ गाइज ये देखो, ये है आपकी अलकनंदा, और इधर है आपकी भागीरथ। ये देखो गाइस, डायरेक्ट आपको दिख रही है दोनों मिलती हुई। और ये दोनों का संगम से ही गंगा बनती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वहाँ नीचे लोग, काफ़ी लोग उधर डुबकी भी लगा रहे थे उधर कॉर्नर में। तो हमने भी सोचा कि चल यार जल वगैरह ले लेते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते गए। तो उसकी तरफ हमने उतरे, तो थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं था, तो थोड़ा सा वॉक था। तो उधर से घूम गया था, तो हम वहाँ की तरफ गए। तो हमें एक्चुअली उन्होंने बोल दिया था, जो इधर एक जाट गुजर आ रहे थे बंदे, कह रहा भाई जाके डुबकी उबकी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली डुबकी तो हमने लगाई नहीं, क्योंकि
हमने कोई भी अंडरगारमेंट वहाँ नीचे तक लेके आए नहीं थे। तो लेकिन बट ये था कि हाँ, हमने मुँह हाथ वगैरह धो लिया था। ये देखो फ़िश वगैरह वहाँ पे कैसे ऑपोज़िट डायरेक्शन में आ रही थी, तो जैसे लोग वगैरह कोई भी उसे कुछ खाने के लिए देते थे, जैसे आटा वगैरह, तो फ़िश ऑपोज़िट डायरेक्शन में, जैसे भाई देख रहे हो, एक भाई है, ये देखो खाना डाल रहा है, तो फ़िश कैसे इसमें खाना खा रही थी। तो मतलब यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं इस इधर आके। और कई सारे लोग का अगर मान्यता है कि लोग स्नान करते हैं तो उसके अंदर जो भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है वो चली जाती है। तो ये देखो गाइस कितना प्यारा व्यू लग रहा है ओवरऑल। यहाँ पे ये मंदिर है इसके गुफा में, और देवप्रयाग में छोटा सा मंदिर, प्राचीन मंदिर है पत्थर के बीच में, पंडित लोगों ने बना रखा है। तो यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं और आते हैं देवप्रयाग में। जो भी जाता है अपने आगे केदारनाथ की यात्रा के लिए, वो यहाँ पे ज़रूर ही मत्था टेकने जाता है। तो फिर यहाँ से निकलते ही हम अपने सफ़र के लिए थोड़ा निकलने लगे, तो वो ही जो मैंने आपको बताया था गाइज, ये है रेस्टोरेंट जिसमें हमने खाना खाया था। इस रेस्टोरेंट का नाम है गीता गेस्ट हाउस। मैं इसकी लोकेशन और इसका नाम आपको कर दूंगा गाइज। इसका खाना बहुत ही स्वाद खाना है, आप कुछ भी खा लो, आप मुझे थैंक यू बोलोगे अगर आप केदारनाथ जाओगे और आप इस वाले रेस्टोरेंट में खाओगे, तो आपको लगेगा कि यार बंदे ने बताया तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है भाई। बहुत स्वाद खाना कि इवन जब हम वापस आए थे अगले दिन, जब घर की तरफ आ रहे थे, तो भी हमने अपनी भूख को रोका और इसी रेस्टोरेंट में खाया। ठीक है, खाना बहुत स्वाद था। ये मेरा दोस्त अपना गाड़ी चलाते हुए फोकसली, और हम बैठ के अपना ट्रिप का एंजॉय लेते हुए आगे बढ़ते हुए, सब सिर्फ भोले बाबा के गाने सुनते हुए कनेक्ट होते हुए। हम सबका ड्रीम भोलेनाथ जी से मिलने का, और इतना बड़ा सौभाग्य मिला था कि केदारनाथ की यात्रा, यार देखो पिछले 5 साल से बस यही सोच रहे थे कि केदारनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है। बट अब ये है कि क्या कहते हैं, हमारा अब दूरी ज़्यादा बची नहीं थी। अब यहाँ से जो दूरी थी वो 140 किलोमीटर की थी लमसम, और केदारनाथ का देखो बोर्ड में भी आ रहा था। तो उससे क्या होता है कि बट पहाड़ की ना यार दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है पहाड़ में। तो बस ये है कि रोड देखो आप कितना ईजी है चलना, कोई हाइप नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, मेरा ब्लॉग में इंफॉर्मेशन देने का आपको रीज़न यही होता है कि ये बताना कि जो ये ब्लॉग्स में और इन्फ्लुएंसर बहुत हाइप बना देते हैं ना चीज़ों को, कि यार यहाँ बहुत दिक्कत से जाते हैं, दिक्कत। गाइज तुम खुद देखो, ये रोड इतनी क्लियर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नॉर्मल रोड्स में चला रहा हूँ, कहीं टूटी नहीं है, साफ सुथरी रोड है। इवन हम स्पीड में हैं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई गड्ढे नहीं बीच में, कोई हम्प नहीं। ठीक है, नॉर्मल चलते जाना है आगे और कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर से पानी आ रहा है, ठीक है, मंदाकिनी का पानी ऊपर से आता है कि केदारनाथ की तरफ से आता है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, जहाँ पे अभी आपको पता था केदारनाथ में 2013 में बाढ़ भी आई थी, तो वो पानी भर गया था, तो उससे ही बाढ़ और बढ़ गई थी। गाइस फिर आगे बढ़ते गए ना, तो पहाड़ के जितना ऊपर जाते हैं तो बारिश शुरू हो गई थी। बारिश में भी हम चलते गए, और ना ये बारिश का मौसम ना आप अनप्रिडिक्टेबल है, कि अगर आप बोलो ना कि जून जुलाई में बारिश होती, नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। ठीक है, हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उसके आगे और भी बढ़ते गए। ठीक है, अब हमारे जो व्यूज़ थे, जो भी आ रहे थे, जो रास्ते में साइट सीइंग थी, वो और सुंदर होते गए। ठीक है, ट्रैफिक कम होता गया क्योंकि सारे ट्रैफिक डाइवर्ट होता गया बीच में। जो केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु थे उन्हीं का ही ट्रैफिक दिख रहा था। ठीक है, लोग आ रहे थे काफ़ी काफ़ी दूर से, और कई लोग तो बाइक वगैरह में भी गए, आप यकीन नहीं मानोगे, बाइक में पहुंचे हुए थे। ठीक है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए तो बारिश और तेज़ बढ़ती गई, और बहुत ही सुंदर व्यू था। और हमारी बैग पैकिंग का मैंने आपको बताया था, हमने रास्ते में कोई भी चिप्स वगैरह नहीं खाया था जिससे कि पेट वगैरह ख़राब ना हो। बट हाँ, हमने केदारनाथ की पैकिंग के लिए सारा सामान वगैरह ले लिया था, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉल वगैरह, बैंडेड, और मैंने तो जिम का शेकर ही ले लिया था। तो वो सारी आइटम्स वगैरह हम लेके घर से पहले से लेके जा रहे थे, ताकि जो वो चढ़ाई के टाइम पे काम आएगा। कहीं ये टनल का ना एक काम हो रहा था, ये टनल जैसे बन जाएगी तो और भी रास्ता जो केदारनाथ का कम हो जाएगा। जैसे आपको पता ही है अभी मनाली में ना केदारनाथ की वजह से मनाली में अब टनल्स की वजह से रास्ता काफ़ी कम हो गया। गाइस ये अब हम और करीब आते जा रहे थे, अब रास्ता ज़्यादा बचा नहीं था, व्यूज़ और सुंदर होते जा रहे थे। अब हमारे को पार्किंग दो ऑप्शन था, या तो सीतापुर में पार्किंग लगा लो जो पहले आती थी, और दूसरा सोमप्रयाग में। क्योंकि मई के मंथ में सब जने बोलते हैं कि मई मंथ में, ये केदारनाथ का बोर्ड देख के हमें बहुत हिम्मत मिली, मई के मंथ में लोग बोलते हैं कि सीतापुर में पार्किंग लगानी चाहिए, सोमप्रयाग में बहुत भीड़ होती है। तो तब भी हमने सोमप्रयाग में गाड़ी, सोमप्रयाग की तरफ ही गाड़ी ली, सीतापुर में पार्किंग नहीं लगाई। और गए सीतापुर से वो जो जो भी हेलीकॉप्टर करवाता है ना, वो हेलीकॉप्टर क्या कहते हैं उधर से आता है। जो भी हेलीकॉप्टर करवाता है ना, वो हेलीकॉप्टर की राइड भी सीतापुर की तरफ से जाती है, जो ऊपर मंदिर के पास ही रोकती है।
ठीक है। हमें तो पैदल ही ट्रैक करना था, अभी गाइस एज भी कम है तो सब ट्रैकिंग वैकिंग हो जाती है यार, एज ज़्यादा भी हो गया ना तब भी ट्रैकिंग हो जाती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते चले गए भगवान जी का नाम लेते लेते, भजन सुनते सुनते प्यारे प्यारे। ठीक है, और आगे बढ़ते गए तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक, थोड़ा सा हमें दिखने लगा ट्रैफिक रोड पे, लेकिन तब भी रोड सही थी। और फिर थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और व्यूज़ हमारे दिखते गए, तो अब हमें ये था कि सोनप्रयाग की तरफ पार्किंग की तरफ जाना है। और बस हम अब अंदर एंटर हो चुके थे। अंदर एंटर होने के बाद ये हमारा ग्राम उसका गौरी कुंड की तरफ, फिर हमें सोनप्रयाग में पार्किंग करने के बाद गौरी कुंड की तरफ जाना था। कुछ भी हमें नॉलेज नहीं थी, सारी नॉलेज उधर ही मिली है। थोड़े बहुत ब्लॉग्स वगैरह देखे थे, उसमें भी सही इन्फॉर्मेशन कोई देता नहीं है यार। कभी भी देखा है तो आपको भी मैं क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोई नहीं है दिक्कत है। सीधा आपकी गाड़ी वहाँ पे हमें दिख रही थी गाइज, ये है पार्किंग सोनप्रयाग की। ठीक है, सोनप्रयाग की पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग। अब सोनप्रयाग की पार्किंग के अंदर हमने जैसे गाड़ी पार्क करने के लिए लगा दी गाइज, इसकी पार्किंग चार्ज मैं आपको बता देता हूँ। 12 घंटे के है 150 रुपये, और 24 घंटे के 300 रुपये। ठीक है, 12 घंटे के गाड़ी के बता रहा हूँ आपको, 12 घंटे के है 150 रुपये, और 24 घंटे के है 300 रुपये। मेरे स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। अब हमने गाड़ी पार्क करी और वहाँ पे हमने जाके गाड़ी वगैरह, इसकी पहले स्लिप कट जाती है, अगर स्लिप कट जाती है पार्किंग नहीं होती तो दूसरी साइड से आप स्लिप दे के निकल जाओ। लेकिन तभी हमें गाड़ी साइड में पार्किंग मिल गई थी, तो हम अपनी गाड़ी देखते हुए जा रहे थे कि कहाँ लगे। तो भीड़ देखो गाइस, गाड़ी पार्किंग से मुझे लगा भीड़ है, लेकिन आसपास के जो लोग डेली आते हैं उन्होंने बताया कि कोई भी भीड़ नहीं है। देखो चिप्स के पैकेट भी पहाड़ की वजह से देखो कितना ओवर फुल चुका है, ये ओवर से भी ओवर फुल चुका है। ठीक है, तो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया। ये अपनी नेक्सॉन है, ये पार्किंग करने के बाद अपना सारा सामान उठा के, घर से तो मैं स्लीपर ही पहन के आया था। अब मैंने फिर अपना बैग दोनों को उठा के इधर से हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अंदर गए। उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन चेक करके, रजिस्ट्रेशन चेक करी अंदर घुसने से पहले गौरी कुंड में। अब यहाँ से हम सीधा सीधा पैदल चलने लगे, तो हमें ये नहीं पता था कि यार वो टैक्सी स्टैंड कहाँ है। आपको सोनप्रयाग में पार्किंग करने के बाद थोड़ा सा आगे जाना है। ठीक है, थोड़ा आपको पैदल जाना होगा, ऐसी रेलिंग आपको दिखेगी। ठीक है, इस रेलिंग में नॉर्मल डेज में भीड़ होती है, लाइन लगती है जब आपको टैक्सी की लाइन लगती है। तो अभी कोई भीड़ नहीं है गाइज, आप खुद देख लो, आपको जाना चाहिए, कोई भीड़ नहीं है। जिसका प्लान जून में, मैं कहूँगा अभी चले जाओ। कोई भीड़ नहीं थी, आराम से चलता गया पैदल, कोई चेकिंग नहीं, किसी ने कोई चेक नहीं करा। ठीक है, आगे चलता गया, आगे एक पुल आएगा। ठीक है, एक फ्लाईओवर टाइप आएगा, मतलब पुल टाइप का आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके प्राइस 50 रुपये पर बंदा, पर पर्सन 50 रुपये, वो जो टैक्सी जाती है शेयरिंग। तो ये सामने देख रहे हो आप, उधर टैक्सी है। तो जैसे तैसे टैक्सी में जाके मैं बैठ गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, हार्डली 5 मिनट लगे भाई। टैक्सी खाली थी, हम तीनों जने अपनी अपनी टैक्सी में सीट में बैठ गए, और अपना बस ये टैक्सी चलना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ से चार गौरी कुंड से चार, सॉरी, सोमप्रयाग से गौरी कुंड का, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है गौरी कुंड की, जहाँ पे आपको होटल लेना है, जहाँ पे हमारा स्टे है, तो वहाँ पे मात्र मात्र 4 किलोमीटर दूर है। तो गाड़ी चल रही थी, जब आखिरी का 1 किलोमीटर बचता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आखिरी का 1 किलोमीटर बचता है तो वहाँ पे आपकी गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हमने क्या करा था, 1 किलोमीटर से पहले ही थोड़ा सा उतर गए थे। फिर उतरने का थोड़ी चाय वाय पी ली थी, और चाय वाय पीने के बाद क्या होता गाइस, बारिश यहाँ पे ना बहुत शुरू हो गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये था दिन 10 तारीख का ही दिन था, 10 मई का दिन था, और सैटरडे के दिन बारिश शाम को शुरू हुई थी। सब जने बता रहे थे डेली शाम को बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे रेनकोट हम लाए नहीं थे, तो नीचे रेनकोट का प्राइस था 50 रुपये। ठीक है, तब हमने रेनकोट लिया नहीं। ठीक है, ऐसे लाइन पे लग गई थी, तो अब बस हमने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, हमने टाइम क्यों वेस्ट करना, बारिश भी हो रही थी, तो हमने ना चल नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद थोड़ा सा आगे गए, तो चाय, एक शॉप में चाय भी पी ली, वहाँ से हमने रेनकोट लिया 100 रुपये का। पन्नी होती है भाई, वो पन्नी रेनकोट होती है, काम चल जाता है यहीं पे। ठीक है, एक ही रेनकोट ने मेरा पूरा काम निपटा दिया था। मैं ऊपर भी केदारनाथ में भी वही रेनकोट पहना था, और नीचे भी रेनकोट पहना था। रेनकोट पहनने के बाद भाई रेनकोट पहनना पड़ा, तो एकदम कोई मिल गया, जादू वाला सीन आ रहा था। ये ऐसी हालत हो गई थी भाई रेनकोट पहन के, क्योंकि यार सब कुछ बैग वैग का सामान ना भीग जाए। 2 बैग था, एक बैग पीछे ले रखा था, एक बैग ऐसे ऑपोजिट में आगे ले रखा था, इसलिए मैं गया था कि गैस ट्रॉली बैग नहीं लेना होता। तो बस ऐसे करके पैदल पैदल चल के हम ऊपर गए। गाइज ऊपर जाके ना मैं सीधा रूम लिया मैंने, सुनील लॉज। और ये रूम है, आप रूम देखो गाइज कितना बढ़िया है, इसमें गर्म पानी भी एकदम सही है, और इसी रूम में हम रात स्टे करा है। ये रूम का कॉस्ट है 1,000 रुपये। मैंने इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सुनील लॉज है। ऑनलाइन बुक मत करना, वहीं जाके करना, इतने सारे रूम है, कम से कम 100 रूम है। तो ये रूम बका, आप रात को हम यहीं स्टे करेंगे। ठीक है, और ये आपका
रूम है ओवरऑल, 3 बंदे यहाँ पे सोएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। और यहाँ पे खाना खाया था, 150 रुपये की प्लेट थी खाने की। और ये हमारा प्रॉपर खाने वाना खा के आराम से फिर हम अपना रूम की तरफ सोने के लिए चले गए। गाइज ये था मेरा आज का जो भी ब्लॉग था, उसमें मैंने आपको सारा इन्फॉर्म कर दिया है कि आपको केदारनाथ आते हुए रास्ते में आपको कैसा व्यू आएगा। ठीक है, अभी तक मैंने कितने रुपए का पेट्रोल डलवा चुका हूँ, क्योंकि हमने 3600 का पेट्रोल जो मैंने आपको बताया था वो तो डलवा चुके हैं। उसके बाद अभी हमारा जो अभी है कि रेंज हमारी गाड़ी की है 66। तो वो तो चलो अभी गाड़ी पार्क है हमारी सोनप्रयाग में, और वहां से देखो मैंने आपको बताया था वॉर की वजह से गाइस कोई भी भीड़ नहीं है, तो हमें यहाँ पे आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, आपने देखा है भाई। वहां से बस उतरे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। हम सीधा वॉर क्या कहते हैं, वॉर सिचुएशन की वजह से सारा जो भी रश था कोई भी रश नहीं था, रेलिंग लगी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे रूम भी हमें मिल गया, मैंने रूम का चार्ज भी आपको बता दिया है। अब कल, अब मैं कल कितने बजे उठूंगा, आज है 10 मई का ब्लॉग था, ये 10 मई तक का ब्लॉग है। ठीक है, ब्लॉग को थोड़ा पार्ट में करूंगा। कल का जो होगा मैं पूरा केदारनाथ में हम कैसे जाएंगे और क्या क्या उधर हमारी कैसे लगेगा। क्लॉक रूम का चार्ज भी मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। बैग तो मैं यहीं सबमिट करके छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो कल का ब्लॉग हम कल करते हैं कि हम कल कैसे कैसे केदारनाथ में जाएंगे, टोकन सिस्टम क्या है, कितना रश है, कैसे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है गाइस, ये देख सकते हो आप मेरे बाल कितने भीगे पड़े। ठीक है, बहुत बारिश हो रखी है। ठीक है, तो अब कल का ब्लॉग यहाँ, ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ये टू बी कंटिन्यू ब्लॉग है। ठीक है, तो इसको अभी क्लोजिंग नहीं बोलेंगे। अब कल का दिन हम देखते हैं कि कल क्या होता है। ठीक है, कल के लिए बढ़ते हैं।